नमस्कार दोस्तों। आज ये हम लोग यहाँ पर सीएसईबी इलेक्ट्रिकल का जेई का सिलेबस डिस्कस करने के लिए बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सिलेबस को 2 पार्टों में बांटा गया है, जिसमें 20 नंबर का जनरल नॉलेज और रीजनिंग और एप्टीट्यूड है, और बाकी 80 नंबर का जो है वो टेक्निकल सब्जेक्ट्स रहेगा। तो इसमें जो 20 नंबर के नॉन टेक्निकल पार्ट है, उसमें से आपका रहेगा जनरल नॉलेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरल नॉलेज है, इसमें करेंट इवेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, थोड़ा छत्तीसगढ़ भी पूछा जाएगा, नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी, लोकेशन, उसके नेचुरल रिसोर्स, इंडस्ट्री, उसके एजुकेशन, थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, फ्रीडम स्ट्रगल, ये सब। तो ये 5 नंबर करीबन का ये रहेगा, ठीक है, छत्तीसगढ़, और 5 नंबर का रहेगा ये। इसके बाद रीजनिंग और अरिथमेटिक है, करीबन 10 नंबर का टोटल इसमें से आता है। और जो मेन कोर बेस है इलेक्ट्रिकल का, उसमें से ये 80 नंबर्स का जो है ये रहेगा। 80 नंबर का रहेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, 1 मार्क्स का एक रहेगा, टोटल 80 क्वेश्चन आपको इधर बनाने रहेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो सिलेबस में दिया हुआ है वो है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। इसमें डीसी सर्किट है, डीसी सर्किट में ओम्स लॉ है, ठीक है, रजिस्टेंस रजिस्टिविटी है, किरचॉफ्स लॉ है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंस है। जब यहाँ पर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंस बोलता है तो इसके साथ में इंक्लूडेड होता है इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। इसको अलग से ऐसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जब ये डीसी सर्किट बोल दिया है तो यहाँ पर ये सारा चीज़ जो है ना, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस भी क्या रहेगा, ऑलरेडी इंक्लूडेड माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें वोल्टेज और करंट का रिलेशन, वोल्टेज, रजिस्टेंस, करंट का रिलेशन और पावर, ये सारा का सारा चीज़ इसमें इंक्लूड रहेगा, ठीक है। किरचॉफ्स के लॉ बोल दिया है तो यहाँ पर किरचॉफ्स के 2 ठो लॉ हैं, एक है केवीएल और दूसरा है केसीएल। इन दोनों लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस भी रहेंगे आपके सर्किट्स के, ठीक है। दूसरा यूनिट अगर हम लोग देखें तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यहाँ पर सिलेबस को बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या है, ईएमएफ ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। तो आपको समझना पड़ेगा सोलेनॉइड क्या होता है। जब यहाँ सोलेनॉइड लिख दिया है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली टोरॉइड भी क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो लेफ्ट हैंड रूल प्लस राइट हैंड रूल दोनों के दोनों यहाँ पर इंक्लूड रहेगा, ठीक है। इसको अच्छे से समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आगे जब आप मशीन पढ़ेंगे तो ये दोनों काम आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एल एम क्या होता है ये समझना है, ठीक है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जैसा मैंने आपको बताया, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट एसी, ठीक है। और यहाँ पर थ्री फेज सर्किट, थ्री फेज सर्किट जब सीधा ऐसे लिखा होता है तो थ्री फेज सर्किट्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाते हैं, ठीक है, ये देखना है। इसके बाद है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में देखो लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, यहाँ पास आ जाएगा ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, इसमें क्या बोलते हैं, टर्न्स रेशियो भी आ जाएगा, टर्न्स रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफार्मर लोड पे कैसे बिहेव करता है, तो पहले ट्रांसफार्मर लोड पे लिखा हुआ है तो ट्रांसफार्मर नो लोड पे आपको समझना पड़ेगा, नो लोड पे ट्रांसफार्मर का बिहेवियर क्या होता है। फिर ये आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, फिर धीरे धीरे आइडियल से नो लोड, आइडियल, और फिर अपन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की ओर जाएंगे। इसमें कोर लॉस और मैग्नेटाइजेशन, एडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से ही पूछा जाएगा। ये किसी भी एग्जाम में, जेईई एग्जाम में हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस से क्वेश्चन जरूर पूछा ही जाता है। फिर यहाँ पास एफिशिएंसी दिया हुआ है, एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर। एफिशिएंसी में फिर आपका 2 पार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक तो हो जाएगा नॉर्मल एफिशिएंसी, फिर ये ऑल डे एफिशिएंसी भी आ जाएगा इसमें, ठीक है, ऑल डे एफिशिएंसी भी आ जाएगा। और यहाँ पास मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होता है और मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्या कंडीशन है, वो भी यहाँ पास इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू एसी मशीन, ठीक है। एसी मशीन टोटल जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं वो, फिर इन दोनों में डिफरेंस। एसी मशीन में आपका आ जाएगा, इधर एक आ जाएगा सिंक्रोनस मशीन और फिर ये आ जाएगा इंडक्शन मशीन। तो पहले तो एसी मशीन के अंदर में इन दोनों को आपको डिफरेंट स्टडी करना है, और फिर जो डीसी मशीन से इन दोनों मशीन का अंतर है उसको आपको स्टडी करना है, ठीक है। फिर इसमें बेसिक फीचर ऑफ एसी मशीन दिया हुआ है, इसमें क्या रहेगा, पार्ट्स और कंस्ट्रक्शन, ठीक है, पार्ट्स
कंस्ट्रक्शन और उनका वर्किंग, ठीक है, कि कौन सा जो है वो किस चीज़ के लिए रहता है, फंक्शन क्या है उसका, ये आपका इंक्लूड रहेगा। ठीक है, इसमें वेरियस पार्ट्स के लिए जो मटेरियल यूज़ होते हैं वो है। फिर स्टेटर और रोटर वाइंडिंग किसको बोलते हैं, एसी मशीन में ये रहेगा। ठीक है, इसके बाद फिर ये अल्टरनेटर है, जो सिंक्रोनस जनरेटर्स रहते हैं उसी को हम लोग अल्टरनेटर बोलते हैं। तो ये सिंक्रोनस मशीन और या फिर सिंक्रोनस जनरेटर को यहाँ पर अल्टरनेटर बोला है। तो ये कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, एक होता है टर्बो जनरेटर और एक होता है हाइड्रो जनरेटर। तो यहाँ पर क्या है, दोनों को आपको स्टडी करना है, टर्बो और ये हो गया हाइड्रो जनरेटर। ठीक है, फिर ये प्रिंसिपल और ईएमएफ इक्वेशन, ठीक है, फ्लेमिंग्स का रूल आ जाएगा यहाँ पर, जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो रूल रहते हैं यहाँ पर आएंगे। एसी मोटर के लिए कौन सा लगेगा, जनरेटर के लिए कौन सा लगेगा, वाइंडिंग फैक्टर और उसका ईएमएफ पे इफेक्ट आ जाएगा। स्पीड और एक्साइटेशन को अपन लोग कैसे कंट्रोल करेंगे ये आ जाएगा। डिफरेंट एक्साइटेशन सिस्टम्स क्या है वो आएगा। ठीक है, अभी जो नए अल्टरनेटर्स आ रहे हैं मॉडर्न अल्टरनेटर्स में, उसमें क्या एक्साइटेशन सिस्टम यूज किया जा रहा है वो आएगा। देखिए क्या है, जैसे जैसे अभी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास होते जा रहा है वैसे वैसे जो एक्साइटेशन सिस्टम है ना, इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आते जा रहे हैं, तो ये भी इसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है, फिर लीकेज, आर्मेचर और सिंक्रोनस रिएक्टेंस का क्या कॉन्सेप्ट है और क्या इफेक्ट है वो रहेगा। ब्रशलेस अल्टरनेटर्स के बारे में भी यहाँ पर रहेगा कि कैसे काम करता है और इनके एप्लीकेशंस रहेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एसी मोटर में फिर ये आपका इंडक्शन मोटर के लिए भी रहेगा। ठीक है, ये तो जैसे जब हम लोग बात करते हैं अल्टरनेटर की तो वो बात हो जाता है जनरेटर का, ठीक है, जिसको मोटर के जैसा भी यूज कर सकते हैं, वो होता है अल्टरनेटर। अब यहाँ पर एसी मोटर स्पेसिफाई कर दिया, तो एसी मोटर कितने टाइप्स के होते हैं, उसके रोटर पार्ट्स और जो फंक्शन है, वाइंडिंग क्या होता है, फिर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्टेटर रोटर करंट, स्लिप। ये इंडक्शन मशीन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडक्शन मशीन में आपको ये ध्यान रखना है, स्लिप जो है ये इंडक्शन मशीन के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर टॉर्क इक्वेशन हमको देखना है एसी मोटर में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, स्लिप पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि मैक्सिमम स्लिप के लिए कंडीशन क्या होगी, ठीक है, स्लिप कब कितना होना चाहिए। इसके बाद सर्कल डायग्राम है और रेसिस्टिविटी ऑफ इंडक्शन मोटर। स्टार्टर इसमें है अपने पास, है ना, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। तो इन तीनों के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर किस किस टाइप के होते हैं, सिंगल फेस, थ्री फेस आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सिंगल फेस एंड थ्री फेस। इसके बाद यहाँ HVDC और HVAC सिस्टम। तो ये हाई वोल्टेज DC और हाई वोल्टेज AC सिस्टम के बारे में पूछना, इसके क्या मेरिट्स हैं और क्या डिमेरिट्स हैं। ठीक है, DC लिंक क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन एंड फिल्टर्स। ठीक है, देखिए यहाँ से थोड़ा सा क्या बोलते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आना चालू हो जाएगा। रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट्स और उसका कंट्रोल। देखो जब भी अपन लोगों को पावर ट्रांसमिट करना है, तो जब भी हमको एक्टिव पावर ट्रांसमिट करना है तो हम खाली सिर्फ एक्टिव पावर ट्रांसमिट नहीं कर सकते, उसके साथ में हमको रिएक्टिव पावर भी ट्रांसमिट करना पड़ेगा। रिएक्टिव पावर को हम लोग नेसेसिटी न्यूसेंस बोलते हैं, मतलब वो अपने को चाहिए नहीं लेकिन वो ज़रूरी भी है, उसके बगैर में पावर ट्रांसमिशन अपने लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये रिएक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, इसके कंट्रोल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद यहाँ पर से थोड़ा सा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपको दिया हुआ है, इन्वर्टर्स। इन्वर्टर्स क्या होते हैं, उनका नीड क्या है। आप लोग घरों में देखोगे कि घरों में इन्वर्टर्स आप लोगों ने लगाया हुआ है, तो इन्वर्टर होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। फिर इन्वर्टर सर्किट यूजिंग SCR इन सीरीज एंड पैरेलल मोड। तो सबसे पहले आपको SCR पढ़ना और समझना पड़ेगा, सेमी कंट्रोल्ड रेक्टिफायर सर्किट्स। ठीक है, इसके बाद सर्कल डायग्राम फॉर इमरजेंसी ट्यूब लाइट। तो ये इमरजेंसी जो लाइट होते हैं, इमरजेंसी ट्यूब लाइट, उसका सर्कल डायग्राम आपको पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, कन्वर्टर्स, ये कन्वर्टर्स जो होते हैं, नीड ऑफ कन्वर्टर, टाइप्स ऑफ कन्वर्टर, DC टू DC यानी कि चॉपर। ठीक है, DC टू DC यानी कि चॉपर और AC टू DC यानी कि क्या बोलते हैं इसको, रेक्टिफायर। तो ये आपका रेक्टिफायर और चॉपर दोनों आपको पढ़ना है। ठीक है, और इन्वर्टर तो दे दिया है आपको DC से AC के लिए। इन्वर्टर क्या करता है, DC टू AC कन्वर्जन करता है। ठीक है, तो ये आपको दे दिया है। तो चॉपर हो गया आपका, रेक्टिफायर हो गया आपका, इन्वर्टर हो गया। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम चॉपर का, सर्किट डायग्राम का चॉपर, ये स्विचिंग ट्रांसमिशन सर्किट, कम्यूटेशन मतलब आपको पूरा SCR पढ़ना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर साइक्लो कन्वर्टर्स भी आपको दिया हुआ है। तो इस तरीके से पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपको लगभग कवर करना है इस पर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर रेगुलेटेड पावर सप्लाई करके एक सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है,
तो इसमें जो है रेगुलेशन क्या होता है, रेगुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, रेगुलेशन की क्या ज़रूरत है, रेगुलेशन इज़ अ फिगर ऑफ मेरिट एंड इट्स लो वैल्यू इज़ डिज़ायरेबल। तो रेगुलेशन क्या होता है इसको समझना है, और रेगुलेशन को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं ये देखना है अपने को। ठीक है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा जनरल रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई के बारे में पढ़ना है। ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन है। ठीक है, जेनर डायोड कैसे काम करता है और क्या होता है इसको समझना है। यहाँ पर जेनर से अपन लोग कैसे वोल्टेज सप्लाई को कांस्टेंट रखते हैं। घरों में आपने देखा होगा कि फ्रिज वगैरह के ऊपर में एक कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई रखा होता है, जो कि जब वोल्टेज अप डाउन होता है तो उसको एक वोल्टेज से कम होने नहीं देता है। ठीक है, तो ये वही चीज़ पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, आईसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई पढ़ना है, शंट और सीरीज रेगुलेटेड पावर सप्लाई ट्रांजिस्टर। ठीक है, एसएमपीएस पढ़ना है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, एसी स्टेबलाइजर, ये वोल्टेज स्टेबलाइजर, एसी स्टेबलाइजर यूजिंग टैप चेंजर और सर्वो स्टेबलाइजर, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये सब के सब सर्किट मोर और लेस स्टेबलाइजर, वोल्टेज और करंट स्टेबलाइजर के अंदर में आएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन है। इसके बाद फिर यहाँ पर दिया हुआ है स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर्स। तो यहाँ पर जो है मोटर्स का अपने को स्पीड कंट्रोल चेक करना है, तो इसमें एसी और डीसी दोनों मोटर कर देखना है। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, सिंगल और 3 फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स विथ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है, ये कंट्रोल यहाँ पर अपने को देखना है कि कैसे हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से मोटर को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, स्पीड रेगुलेशन, फील्ड फेलियर प्रोटेक्शन, आर्मेचर करंट लिमिटर, ड्यूल रेक्टिफायर फॉर रिवर्सल ऑफ रोटेशन, स्पीड कंट्रोल बाय चॉपर, डीसी टू डीसी कन्वर्टर से अपन कैसे क्या बोलते हैं स्पीड को कंट्रोल करेंगे, और सर्किट डायग्राम ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ सिंगल फेस एंड 3 फेस इंडक्शन मोटर स्लिप रिंग। 3 फेस में भी दो हैं अपने पास, एक है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और एक है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तो अपने को स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल कैसे करना है वो देखना है। तो इस तरीके से जो पूरा सिलेबस है वो टोटल इलेक्ट्रिकल मशीन प्लस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस थोड़ा सा ये दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, और इन तीनों को आपको पूरा डिटेल में स्टडी करना होगा। ठीक है, मोर और लेस वो इस 80 नंबर में 40 नंबर का वेटेज रहेगा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल मशीन को। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को रहेगा करीबन करीबन 25 से 30 नंबर का वेटेज, और 10 नंबर से 15 नंबर का वेटेज रहेगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और डीसी को। ठीक है, यहाँ जो ऊपर में छोड़ा गया है, देखिए जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नंबर है इसमें 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ये 3 से 5 नंबर का यहाँ पर वेटेज रहेगा। ट्रांसफार्मर रहेगा 5 से 6 नंबर का। ठीक है, एसी और डीसी मशीन मिला के आपका रहेगा करीबन करीबन 12 से 15 नंबर का एसी और डीसी मशीन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्टडी करना है, और सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है इलेक्ट्रिकल मशीन्स पे। ठीक है, इस बार सी से भी पहले से सिलेबस मेंशन कर दिया है, तो आपको बिल्कुल अप टू सिलेबस रहना है और पढ़ाई करना है, अच्छे से तैयारी करना है। इसके लिए हम लोगों ने वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करना चालू कर दिया है। आपको वीडियो लेक्चर्स हमारे ऐप पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।